हेलो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 12th। बच्चों, आज बायोलॉजी के अंतर्गत हम आपका चैप्टर 7 डिस्कस करने वाले हैं और आपका टॉपिक है आज इवोल्यूशन यानी कि विकास। चलिए यार, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लाइक बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अगर मन किया तो शेयर भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन के अंतर्गत बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में कि जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे। इसमें कुछ थ्योरीज हैं। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया है। ठीक है, इन लुईस पास्चर का सिद्धांत है। कुछ सिद्धांत हैं और कुछ थ्योरीज हैं जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इवोल्यूशन है क्या। बच्चों, इवोल्यूशन जो सबसे पहले शब्द दिया वो दिया आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक, और इवोल्यूशन को यदि हम बाहर से देखें तो ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और आपके जीन पूल में जब परिवर्तन होगा तो वो इवोल्यूशन कहलाएगा। यानी कि आपके जेनेटिक लेवल पर आपके जीन में होने वाला जो परिवर्तन है वो इवोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, और अब सबसे बड़ी बात जो हम करते हैं कि इवोल्यूशन होता कैसे है। भाई, ये जैविक रूप से भी होता है और अजैविक रूप से भी होता है, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार से आपका इवोल्यूशन होता है। अब बात आती है यूनिट ऑफ इवोल्यूशन की, जो विकास है उसकी इकाई क्या है। तो बच्चों, इवोल्यूशन की इकाई है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंडिविजुअल इवॉल्व नहीं करेगा इसमें, यानी कि एक व्यक्ति इवॉल्व नहीं करेगा, पूरी पॉपुलेशन का इवोल्यूशन होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का विकास हो गया, नहीं, एक व्यक्ति का विकास होगा नहीं हो सकता, एक पॉपुलेशन का विकास हो सकता है ताकि वो आगे जाके मॉडिफाइड हो जाए। ठीक है, अब बात आती है कि इवोल्यूशन करवा कौन रहा है। भैया, इवोल्यूशन करवा रहा है नेचुरल सिलेक्शन। कैसे इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन करवा रहे हैं? ड्राइविंग फोर्स है आपका नेचुरल सिलेक्शन। देखिए, आप प्रकृति है, कोई जीव है, कोई समष्टि है, कोई जाति है, वो अपने आप को प्रकृति में जिंदा रखने के लिए अडेप्टेशन अपनाती है। ठीक है, प्राकृतिक चयन होगा उसका। यदि उसमें आगे बढ़ने की क्षमता है तो वो आगे बढ़ेगी। जैसे डायनासोर्स थे तो वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए तो वो अलग हो गए, यानी कि वो ख़त्म हो गए। और जैसे जातियां हैं वो अपने आप को अडेप्ट करती हैं तो वो आगे बढ़ती रहती। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको मच्छरों का। बच्चों देखिए, पहले मच्छर जो है वो डीडीटी कीटनाशक है जो कि आज बैन हो चुका है। तो मच्छर जो है डीडीटी से नहीं मर जाते थे पहले। ठीक है, क्योंकि कीटनाशक है वो आज बैन हो चुका है। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बच्चों वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं ह्यूमन में क्या, किसी भी जाति में वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। अब देखिए, आप कोई मच्छर थे जो डीडीटी से मर जाते थे, लेकिन यार मच्छरों को गॉड ने गिफ्ट दिया हुआ है, वैरायटी दी है कि अगर 100 मच्छर हैं तो उन 100 मच्छरों में 20 मच्छर ऐसे निकलेंगे जो डीडीटी से नहीं मरेंगे। 20 मच्छर ऐसे निकलेंगे जो डीडीटी के प्रति पहले से ही इम्यून होंगे। ठीक है, उनके अंदर वो इम्यूनिटी, वो उस डीडीटी से लड़ने की क्षमता पहले से होगी। अब देखिए, आप 100 में से 80 तो आपने मार दिया डीडीटी से। ठीक है, लेकिन 20 तो जिंदा रह गए ना, तो ये 20 फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। जो वैरायटी थी उनमें भी किसी बीमारी से लड़ने की या किसी कीटनाशक से लड़ने की जो क्षमता थी वो 2-3 मच्छरों या 20 मच्छरों में थी। उन्होंने आगे रिप्रोडक्शन किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, फिर उन्होंने अपनी जनरेशन आगे बढ़ाई। अब देखिए, अब आज हम डीडीटी नहीं डालते हैं, अब आज हम मॉस्किटो अपने घरों में मॉस्किटो के लिए क्या ऑल आउट लगाते हैं, वो क्या बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कई मच्छर उसके ऊपर घूमते रहते हैं, ऑल आउट के ऊपर घूमते रहते हैं। क्यों? कहीं उसके प्रति भी इम्यून है, उनमें वैरायटी है, वो उसको सह सकते हैं। कुछ मर गए होंगे लेकिन कुछ उसको सह सकते हैं। तो भैया, मच्छरों से जंग नहीं जीती जा सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो वैराइटीज़ बनेंगी वो वाकई में उनमें वैरायटी होगी, जो स्पीसीज़ बनेंगी वो वैरायटी होंगी, उनमें अलग अलग हर चीज़ के प्रति उनमें क्षमता होगी। ठीक है, तो मच्छरों से भैया जंग जीतना बहुत मुश्किल है। उनका कार्टिनियस स्केलेटन होता है। मच्छर आपको पता है कि ऑर्थोपोड्स में आते हैं, 11वीं में पढ़ा होगा आपने, ऑर्थोपोड्स हैं मच्छर। ठीक है,
तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि नेचुरल सिलेक्शन आपका ड्राइविंग फोर्स है, नेचुरल सिलेक्शन ही आपका इवोल्यूशन करवा रहा है। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? वेरिएशन, वैरायटी आएंगी बहुत सारी। यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होगा बच्चे आपका इंडिविजुअल। ठीक है, ये आपको कुछ जानकारी मैंने सामान्य जानकारियाँ दी हैं। अब देखिए आप ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो बच्चे 20 बिलियन वर्ष पहले हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ध्यान रखना, 20 बिलियन वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम एक गैस है और हाइड्रोजन भी एक गैस है। ये सबसे पहली गैसें हैं जो ब्रह्मांड में बनी। देखिए बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा, मैं उसको अभी डिस्क्राइब तो नहीं करने वाला हूँ, लेकिन बिग बैंग थ्योरी कहती है कि एक विस्फोट हुआ, उसके बाद अलग अलग टुकड़ों में बटा ब्रह्मांड, जैसे तारे बने, तो तारों के बीच में जो सबसे पहले पाया गया था कैल्शियम और आयरन पाया गया था। ठीक है, लोहा और कैल्शियम, तो कैल्शियम से हड्डी बनती है हमारी, आयरन से हमारा खून बनता है। तो देखिए आप, जो स्टार के अंदर है वो हमारे अंदर भी, यानी कि जो ब्रह्मांड में चीज़ें हैं वही चीज़ें हमारे अंदर भी हैं। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर जो है वो देवालय है, शिवालय है। ठीक है, चलिए इसको आगे डिस्कस करेंगे हम फिर कभी। पृथ्वी की उत्पत्ति बच्चा देखिए 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई है, और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये कहा जाता है कि केवल 4000 साल या 5000 साल पुरानी हमारी पृथ्वी है, लेकिन ये मान्यता ऐसे नहीं है। 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। पहली कोशिका 2 बिलियन वर्ष पूर्व बनी। ठीक है, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भैया हम कहते हैं कि पृथ्वी पर पहले मनुष्य कौन थे। अब देखिए इसमें स्पिरिचुअलिटी भी आती है थोड़ा यार, धार्मिक मान्यताएं आती हैं कि जैसे हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है कि किसी एक थ्योरी आती है यहाँ पे, क्रिएशन ऑफ स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी आती है इसमें। ठीक है, कि किसी विशेष शक्ति द्वारा जीवों को बनाया गया। तो हिंदू मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी को बनाया है। कि भगवान विष्णु जो हैं वो पालनहार हैं, भगवान ब्रह्मा जो हैं वो सृजनहार हैं, और महेश जो हैं, भगवान शंकर जो हैं वो संहार करता है। और उसके बाद ये मान्यता है कि इन्होंने ही, त्रिदेव ने ही पृथ्वी को बनाया, जीव बनाए, पहाड़ बनाए, नदियाँ बनाई, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद ये कहा जाता है कि जो ह्यूमन बना सबसे पहले पृथ्वी पर वो मनु, और जो महिला थी वो श्रद्धा। क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म है उसके अनुसार ये कहा जाता है, जो बाइबल है, बाइबल कहती है कि पृथ्वी पर जो पहला मनुष्य है वो एडम है, और जो पहली महिला है वो ईव है। ठीक है, तो ये धार्मिक मान्यताएं हैं, इनके अनुसार जीवन की उत्पत्ति ऐसी हुई, लेकिन ये टोटली डिसअप्रूव्ड हैं। कोई प्रमाण कहीं नहीं मिलते हैं कि स्पेशल क्रिएशन के बारे में कहा गया। तो कुछ वैज्ञानिक थे जो इसका समर्थन करते थे, और वो कहते थे कि भाई किसी विशेष शक्ति द्वारा इसको बनाया गया। लेकिन आगे चलने पर अलग अलग थ्योरीज आई, तो कहा गया कि भैया देखिए किसी ने नहीं बनाया है। अब थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस सबसे पहले आती है भाई। स्वतः जननवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं आपके एपिक्यूरिस, एरिस्टोटल और वॉन हेलमोंट, ये स्वतः जननवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक, वो कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो किसी अजीवित पदार्थ यानी कि नॉन लिविंग मैटर से हुई। उदाहरण उन्होंने दिया कि मेंढक पानी में उत्पन्न हो गए, नील नदी की किनारे वो कीचड़ है जो उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ा और उस पर मगरमच्छ, टैडपोल्स वगैरह ये उत्पन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि अपना आप जीवन उत्पन्न हो गया साहब। एक वैज्ञानिक थे बच्चा वॉन हेलमोंट, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट तक कर डाला भाई कि स्वतः जननवाद कैसे हुआ, स्वतः जीव कैसे उत्पन्न हो गए। इन्होंने क्या किया कि पसीने से भीगी कमीज, एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, ये देखिए आप, एक रेसिपी बनाई इन्होंने कि इन्होंने पसीने से भीगी कमीज, देखिए आप, इसको रखा, उसमें कुछ गेहूं के दाने डाल दिए भाई, और इनको 21 दिनों तक उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा। 21 दिन बाद देखा तो भैया इसमें चूहे बन गए। अब उन्होंने कह दिया कि भैया अब देखो अपना आप जीवन बन गया, हमने तो ये रखा हुआ था, देखो चूहे कहाँ से आ गए इसमें। अब यार सोचने वाली बात है, ये थ्योरी जो है टोटली डिसअप्रूव्ड है। अब कैसे डिसअप्रूव्ड है ये, पहले हुआ कैसे, यहाँ पे देखिए आप यार, डर्टी शर्ट यानी कि पसीने से भीगी कमीज रखी, गेहूं के दाने डाल दिए, अब चूहा है माना।
अब जहाँ उसको भोजन मिलेगा, ये एक चूहा है, इसे यहाँ पे भोजन दिखा, ठीक है, और ये भोजन खाने यहाँ चला गया। 21 दिनों तक रहा तो शायद उसका ब्रीडिंग सीजन है, उसको भोजन मिल गया। जीव का स्पेशल फीचर क्या है, क्या चाहता है जीव? सक्सेसफुल ब्रीडिंग एंड सक्सेसफुल फीडिंग। खाता है, उसके बाद वो जनन करता है, फिर अपने आप को चला जाता है। तो यहाँ पे इसने देखा कि यार खाना मिल गया, अब हो सकता है उसका ब्रीडिंग सीजन हो, उसने यहाँ पे अपने बच्चे दे दिया। और यहीं पे 21 दिन बाद वो बच्चे हो गए, चूहे के बच्चे दिखने लगे उनको। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो भैया, अपने आप जीवन उत्पन्न हो गया। तो ये थ्योरी टोटली डिसअप्रूव्ड है। अब इन थ्योरीज़ को डिसअप्रूव करने के लिए और थ्योरीज और सिद्धांत आगे दिए गए। अब देखिए भाई, अगेंस्ट में जो एविडेंसेस आए, यानी कि जो प्रमाण आए इस थ्योरी के अगेंस्ट में आए, तो बहुत सारी तीन वैज्ञानिक इसमें आए। पहले थे आपका फ्रांसिस्को रेड्डी, दूसरे थे आपका स्पेलेंजानी, और तीसरे थे आपका लुइस पास्चर। इन थ्योरीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं आज, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फ्रांसिस्को रेड्डी ने कहा कि इन्होंने भाई 3 जार लिए। मैं आपको सीधे डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए आप, इन्होंने भाई 3 जार लिए और ये मीट के टुकड़े हैं इसमें। ये देखिए आप, प्रत्येक जार में इन्होंने मीट का टुकड़ा डाल दिया। इन्होंने क्या किया, इन मीट के टुकड़ों को पहले उबाला इनको। क्यों उबाला? इसलिए उबाला कि इसमें से जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो ख़त्म हो जाएं, ताकि अंदर कोई भी सूक्ष्म जीव ना रहे। इन्होंने इसलिए इसको उबाला। अब देखिए आप, पहले जार का मुंह इन्होंने खुला रख दिया। दूसरे जार को इन्होंने मलमल के कपड़े से बंद कर दिया। मलमल का कपड़ा होता है भाई एक कोमल, उसमें हल्के जालीदार कपड़ा होता है। और तीसरा इन्होंने पार्चमेंट पेपर से बंद कर दिया। पार्चमेंट होता है, सीधे कॉर्क जैसी लगा दी उसमें, इससे इन्होंने इसको बंद कर दिया। अब इसका अध्ययन जब इन्होंने किया तो इन्होंने पाया कि भाई पहले जार में खुला था मुँह उसका, क्योंकि मक्खी भी मिली। ये देखिए आप, मक्खी के लार्वा, मैगट्स कहते हैं, जो हाउस फ्लाई होती है, इसके जो लार्वा होते हैं इसको हम मैगट्स कहते हैं, ठीक है, MAGGOTS, इनको मैगट्स कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे मक्खी भी मिली और उसके लार्वा भी मिले। इस वाले जार में ना मक्खी मिली ना उसके लार्वा, इसमें भी ना मक्खी मिली ना उसके लार्वा। अब देखिए, अब ये खुला था तो इसमें भाई देखो हवा भी आई, माइक्रोब्स भी आए, और इसके साथ साथ हाउस फ्लाई यानी कि मक्खियाँ भी आई। तो अब देखिए यहाँ पे इनके लिए क्या मिला हुआ है, इनके लिए यहाँ पे भोजन है। तो भाई इसको भोजन मिला, तो भोजन खाने के बाद उसने यहाँ पे ब्रीडिंग भी कर दी। सक्सेसफुल फीडिंग एंड सक्सेसफुल ब्रीडिंग, दोनों चीज़ें हो गई। तो इस सिद्धांत को तब ये माना गया कि यार जीव की उत्पत्ति जो है वो अपने आप नहीं हुई है, पहले से कोई लाइफ थी। अब देखिए यहाँ पे फूड था, माइक्रोब्स थे उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें भले इसको डिस्टिलाइज किया गया था, पहले गर्म के उबाला गया था कि कोई माइक्रोब इसमें ना रहे, लेकिन इसका मुंह खुला था। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मुंह बंद है तो ना माइक्रोब्स मिले ना कुछ और चीज़ मिली। तो इसमें भी कहा कि देखो जीवन प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यहाँ पे कोई लाइफ पहले थी नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई माइक्रोब्स नहीं थे। यहाँ पे भी देखिए उन्होंने कहा कि देखो यहाँ अगर जीवन मिलना होता तो यहाँ पे मिलता ना, पहले यहाँ पे कोई लाइफ है नहीं, ऑक्सीजन हवा नहीं गई अंदर, डस्ट पार्टिकल नहीं गई। तो उन्होंने कहा कि अगर इसमें भी जीवन नहीं बना, इसमें भी जीवन नहीं बना, इसमें कैसे बन गया। तो ये थ्योरी सीधे डिसअप्रूव करती है कि स्वतः जननवाद नहीं हुआ है। लेकिन बच्चे बाद में ये थ्योरी भी डिसअप्रूव्ड हो गई। क्यों? अब देखो यार, माइक्रोस्कोप डेवलप हो गए थे तब तक, जब तक ये थ्योरी चल रही थी माइक्रोस्कोप डेवलप हो गए। तो उन्होंने इस टुकड़े को उठाया, मीट के टुकड़े को, इस टुकड़े को माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पर उन्होंने पाया कि इसमें कुछ सूक्ष्म जीव पाए गए। अब क्यों पाए गए? भले इन्होंने इसे तो डिस्टिलाइज किया था, लेकिन इसकी वॉल को, जो इसकी दीवारें हैं जार की, इसको डिस्टिलाइज नहीं किया था बच्चे। इसके अंदर माइक्रोब्स थे, तो जो इसके अंदर माइक्रोब्स थे इसमें फंगस बनने लगी, यानी कि फफूंदी लगी, इसमें फंगस लग गई। अब उन्होंने फिर ये थ्योरी डिसअप्रूव्ड हो गई। उन्होंने कहा कि भैया नहीं, ये तो स्वतः जननवाद है, ये कैसे आपने कह दिया। तो फिर इसके प्रूफ के लिए एक वैज्ञानिक आते हैं, वो कहते हैं कि भैया
हम आपको बताते हैं कि कैसे जो लाइफ है वो अपने आप नहीं बनी है, स्वतः जननवाद नहीं हुआ है। स्पेलेन जिनी आते हैं भैया। स्पेलेन जिनी क्या करते हैं कि एक भूसा लेते हैं, भूसा और पानी का मिक्सचर बनाते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं, उसमें वो उसे खूब उबालते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी हम फिगर के माध्यम से ही समझते हैं। ये देखिए आप, स्पेलेन जेनी क्या करते हैं कि ये भूसा लिया उन्होंने, उसका एक ग्रेवी जैसी बना दी, उसको खूब उबाला। उबालने के बाद ये देखिए आप, इससे भाप बाहर निकलती है। भाप के साथ जो हवा के कण हैं, जो माइक्रोब हैं, सारे मरकर वो बाहर निकल जाते हैं। अब इस पे वो क्या कर लेते हैं बच्चा, एक कॉर्क लगा देते हैं भाई। ये देखिए आप यहाँ पे, जैसे ही उन्होंने उबाला भूसे का मिक्सचर, एक कॉर्क लगा दी यहाँ पे। ये देखिए आप, इसको बंद कर दिया उन्होंने, डिस्टलाइज हो गया पूरा, ना इसके अंदर अब हवा है ना इसके अंदर माइक्रोब्स हैं, सील्ड कर दिया। तो उन्होंने देखा कि भाई इसके अंदर कोई माइक्रोब्स नहीं थे। अब उन्होंने कहा कि अगर अपने आप जीवन उत्पन्न, फिर उन्होंने दूसरा काम किया एक और। ये देखिए आप यहाँ पे, अब उन्होंने कॉर्क हटा दी। भले ही इसको भी उबाला गया है लेकिन कॉर्क हटा दी। तो कॉर्क हटा दी, उसके अंदर हवा आई, इसके अंदर माइक्रोब्स आए, इसके अंदर मक्खियाँ आई। तो ये देखिए अभी कल्चर बन गया यहाँ पे, माइक्रोब्स की संख्या यहाँ पे बढ़ गई। क्यों बढ़ गई कि इसके ऊपर अब कोई भी कॉर्क नहीं है। ऑब्वियसली बढ़नी थी माइक्रोब्स की संख्या, क्योंकि हवा अंदर आने से। तो उन्होंने ये कहा कि भैया देखिए, अगर स्वतः जनन हुआ तो इसके अंदर क्यों नहीं हुआ, इसके अंदर ही क्यों हुआ। उन्होंने इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया कि स्वतः जनन नहीं हुआ है। एक कॉर्क लगाने के बाद उन्होंने इसको प्रूव कर दिया इस बार, क्योंकि जो हवा भी इसके अंदर नहीं थी, क्योंकि भाप के साथ ही हवा भी इसकी बाहर निकल गई थी और कॉर्क लग के अब हवा की एंट्री भी अंदर नहीं हुई थी। तो कोई नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नो लाइफ कह सकते हैं हम, कोई लाइफ यहाँ पर नहीं थी। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लाइफ दोनों है। तो ये थ्योरी भी डिसअप्रूव कर, लेकिन ये थ्योरी भी भैया बाद में डिसअप्रूव्ड हो गई। क्यों? क्योंकि तब तक भाई ऑक्सीजन की, इसको आप पढ़ते रहें, ठीक है, जो मैंने लिखा मैंने आपको समझा दिया है, इसको आप कॉपी कर लें। लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट जब आया तो लुईस पास्चर ने कहा कि भैया देखिए, ऑक्सीजन की खोज हो गई थी भैया तब तक। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज की जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की। अब जो पिछली थ्योरी है, उसके जो स्पेलेन जिनी की थ्योरी है, उसके आधार पर कहा गया कि नहीं भैया देखिए, लाइफ जो है, उन्होंने जो कॉर्क का एग्जांपल दिया, तो अब ये थ्योरी आ चुकी थी कि ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक है। तो उन्होंने कहा कि यार, इसको दिखाता फिर आपको मैं, ये देखिए अभी कॉर्क लगा दी कि तो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक है। तो आपने कैसे कह लिया कि यहाँ पे लाइफ नहीं बनी इसके अंदर? तो भैया ऑक्सीजन ही नहीं गई, तो ऑक्सीजन नहीं जाती तो कहाँ से बन जाती यहाँ पे लाइफ? अब ये आ गया था मैटर कि अगर इसके अंदर ऑक्सीजन जाती तब हम मान सकते थे कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, तब हम मान सकते थे कि स्वतः जनन नहीं हुआ। अब इसके ऊपर कोई छेद तो नहीं कर सकते थे ना, इसके ऊपर कोई छेद करने की संभावना नहीं थी। अगर इसके ऊपर छेद करते तो भाई माइक्रोब भी आते, उसके अंदर हवा भी आती, सब कुछ जाता, डस्ट जाता, तो ये फिर वहाँ पे लाइफ ग्रो कर जाती। तो लुईस पास्चर ने इस समस्या के निराकरण के लिए एक सिद्धांत बनाया। इन महाशय ने क्या किया, ये देखिए आप, इसको कहते हैं स्वान नेक थ्योरी। यानी कि स्वान क्या होता है? पक्षी है एक स्वान। स्वान, SWAN, स्वान, उसकी गर्दन के आकार का इन्होंने एक फ्लास्क बनाया। अब देखिए इसमें कल्चर लिया भाई इन्होंने, इसमें इन्होंने शुगर लिया और वाटर लिया और यीस्ट को लिया, 3 चीज़ें ली इन्होंने इसमें। देखिए आप, देख रहे हैं आप, स्वान नेक थ्योरी हम इसे कहते हैं। ये देखिए आप,
3 चीज़ें ली गई यहाँ पे, यीस्ट लिया गया, शुगर लिया गया और वाटर का मिक्सचर लिया गया। तो इस थ्योरी में क्या किया गया बच्चे, इसको पहले गर्म किया गया। अब यहाँ पे यहीं पे समझाता हूँ मैं आपको, आप इसको कॉपी कर लेना बाद में। इस थ्योरी के अंतर्गत क्या किया, इसको गर्म किया गया। पहले देखो, गर्म करने के बाद इस पर कोई कॉर्क नहीं लगाई गई भैया, ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, कोई भी कॉर्क नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि इसका जो गर्दन है स्वान की तरह ऐसे मोड़ दिया गया था। ठीक है, ऐसे मोड़ दिया गया इसे। अब जब गर्म हुआ तो भाप बनी, भाप के साथ साथ ये देखिए आप डस्ट पार्टिकल भी ऊपर जा रहे हैं। जितने भी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो भाप के साथ साथ ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अब बड़ी बात क्या हुई कि जैसे जैसे ये कंडेंस होती गई, जैसे जैसे ये ठंडी होती गई, अब यहाँ से तो बाहर एकदम निकली नहीं ना, यहाँ पे क्योंकि मुड़ गई थी, यहाँ पे ये कंडेंस होती गई, ठंडी होती गई। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए आप, ये कंडेंस होती गई और जो डस्ट पार्टिकल थे, जो पानी की बूंदें थी, वो यहाँ पे जमा हो गई, यहाँ पे जमा हो गई भाई। वो यहाँ से ऊपर ऊपर निकले और यहाँ पे जमा हो गए। तो बाहर से आने वाली जो हवा है वो इसमें नहीं आ पाई, क्योंकि यहाँ पे एक लेयर बन गई थी और उस लेयर के कारण वो जो डस्ट पार्टिकल आते हैं इसके अंदर, वो यहीं पे जो माइक्रोब्स आए वो यहीं पे रह गए भैया। और यहाँ पे देखा कि कोई भी लाइफ, कोई भी माइक्रोब्स यहाँ तक नहीं पहुँच पाई इस कल्चर मीडियम में, क्योंकि ये तो फूड था, यहाँ पे शुगर है, उसमें यीस्ट है, तो बहुत अच्छा फूड है माइक्रोब के लिए, तो माइक्रोब चाहेंगे कि वो यहाँ पर आए। लेकिन यहाँ पर इसने इसको बैन कर दिया और अंदर कुछ भी नहीं आ पाया। तो इस थ्योरी ने ये सिद्ध कर दिया कि भैया अपने आप जीवन उत्पन्न नहीं हुआ है, कोई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ थी, यानी कि पहले से जीवन था, तो इसमें पहले से जीवन था, तो इसमें इसलिए कोई लाइफ, पहले से जीवन था तो ही उसमें लाइफ बनेगी, पहले से जीवन नहीं था तो लाइफ नहीं बनेगी। यहाँ पे आप देखिए खुला छोड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसमें माइक्रोब की संख्या बढ़ जाएगी, इसमें कोई नहीं लगा फनल। समझ में आ गया बच्चे आपको? आगे हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस थ्योरी पे भी ये कहा गया कि भाई वहीं पे छोड़ दिया गया कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो होगी, पहले से यदि जीवन होगा तो ही लाइफ बनेगी। लेकिन वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ आई कहाँ से, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और भी थ्योरीज हैं, ओपेरिन हार्डेन थ्योरी है, कॉस्मोजोइक थ्योरी है। कॉस्मोजोइक थ्योरी ये कहती है कि भाई जो जीवन है वो पृथ्वी पर बना ही नहीं, जो जीवन है वो पृथ्वी के बाहर बना, एलियन की बात वो इसमें कर रहे हैं। इस थ्योरी को भी हम अगले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। अगली टॉपिक में हम फिर बात करेंगे। इसको आप कॉपी ज़रूर कर लें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।